अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 18 अप्रैल 2022 रोज पीर सुबह आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत से तेजी से डेवलपमेंट हो गई हैं। शर्मिंदगी के बारे में कुछ बातें क्या करें, लेकिन 3 टॉपिक हमारे आज रहने हैं। सबसे पहले जो पार्लिमानी तारीख में पार्लियामान की बेतौकीरी कर दी सारी सियासी जमातों ने, वो कैसे? सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट में लेके गए नेशनल असेंबली के इजलास के कॉन्टेक्स्ट में, फिर पंजाब के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में आया, फिर डिप्टी स्पीकर के इजलास को एडजर्न करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आर्टिकल 69 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। ये उसकी बेतौकीरी। चले पहले हम यूं ही करते हैं, इन्हीं का ले लेते हैं कि पार्लियामान की जो सुपरमेसी है इन्होंने खुद खत्म कर दी। और अच्छा, इसके साथ दूसरा भी मिला लेते हैं कि आपने पंजाब असेंबली के अंदर जिस तरह पुलिस का दाखिल होना, गुंडागर्दी करना, चौधरी परवेज लाई शदीद जख्मी रहे, उसमें शहबाज शरीफ की इंटरवेंशन रही। हमने ईवान की पामिली इस तरह नहीं देखी जिस तरह ये लग ये रहा है कि वो गुंडागर्दी से हुकूमत करना चाहते हैं। आप क्या देख रहे हैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब कि ये क्या हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आदर साहब। रमज़ान का महीना है और रोज रमज़ान के मिड में हम पहुंच गए। तो रमज़ान के तकद्दुस के तौर पे अगर आप वाकई मुसलमान हैं और यहूदी नहीं है बैकग्राउंड से, और अगर आप मुसलमान हैं तो कम से कम मुसलमान रमज़ान का इतना तकद्दुस तो ज़रूर करता है कि इसके अंदर आपस के जो झगड़े हैं उनको फिजिकल ब्रॉल की शक्ल नहीं देता। और जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, इसका मतलब है कि उनसे बड़ा लानती शख्स, उससे बड़ा मुनाफिक, उनसे बड़ा काफिर, उनसे बड़ा धोखेबाज, उनसे बड़ा झूठा, उनसे बड़ा हिपोक्रेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। और ये क्वालिटी बदरजा अतम मौजूद है उस शख्स में जिसका नाम लेना भी इस रमज़ान में मेरा ख्याल है गुनाही से ताल्लुक़ रखेगा, जो कुछ आज पंजाब असेंबली का हाल आपने बताया। और ये इनकी कोई नई आदत नहीं है। आप चले जाएं इस्लामाबाद में जब सज्जाद अली शाह साहब थे, उससे भी थोड़ा पीछे चले जाएं जब एक गालिबन सुप्रीम कोर्ट के जज वो थे जिनकी अब डेथ हो गई है और जिनका बेटा बैठ के टेलीविजन चैनल पे धमकियां दे रहा होता है दाढ़ी रख के कि जी अगर हमें कुछ गो नवाज गो कहा गया तो हम रिएक्ट करेंगे। रफीक, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो पहले जज थे जिन्होंने जजों की लेट परचेज, ये लूट बाजार और जजों की खरीदो फरोख्त का बाजार लगाया था। वो पहले बारिश शख्स थे जिसने पाकिस्तान के अंदर इस जुर्म को, पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि इस भयानक जुर्म को उस शख्स ने शुरू किया था जब कोयटा के एयरपोर्ट पे पाकिस्तान का जहाज ले जाके 3 दिन खड़ा रहा था और वहां वो शहबाज शरीफ की डायरेक्शन में जजों को खरीदते रहे थे। तो ये इनकी पुरानी ट्रेडिशन है, ये धोखा, बदमाशी, चीटिंग, ये चीटर्स हैं। दे आर चीटर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। ये बिकाऊ लोग हैं, ये खरीदे हुए लोग हैं। इनकी अपनी आइडेंटिटी कोई नहीं है, इनके चेहरे पे अपनी शक्ल नहीं है। इनके चेहरे पे वो जूते हैं जो इनके आका उनको मारते हैं और इनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इनका पुराना वतीरा है, असेंबली पे हमला करना, जजों पे हमला करना, अदालतों पे हमला करना। और आप खुद बजाते खुद एक बड़े प्रोफेशनल वकील हैं, तो इस तारीख को आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। और दूसरा, रिश्वत क्या किस तरह देते हैं लोगों को, बेट किस तरह देते हैं। यानी कोई किसी को उठा के प्रेसिडेंट बना दे। एक शख्स डेथ बेड के ऊपर था। पाकिस्तान के लोग भूल जाते हैं। मैं की बात कर रहे हैं। अपील करता हूं कि इस पार्टी की तारीख देखिए और इस पार्टी का वो चोर जो बैठा हुआ है लंदन में, उसका बिहेवियर देखिए कि एक शख्स डेथ बेड पे था, उसको गवर्नर बना दिया इसलिए कि वो आपका जर खरीद गुलाम था। पाकिस्तान के कानून से खिलवाड़ करना, कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ करना, लॉ से खिलवाड़ करना, इसको तबाह बर्बाद करना,
लोगों को जलील करना, पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करना, ये मोटो है इन लोगों का जो आपके पास अभी इस अनान इक़्तिदार को इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के तौर पे बाहर की अपना हम साजिश नहीं कहते तो मुदाखलत कह लेते हैं, बाहर की जो साजिश से ज्यादा सीरियस लफ्ज है। अच्छा, मेरा सवाल अभी मैंने अच्छा किया आपने ये बात शुरू कर दी है, चले मेरा अगला सवाल आप ले लें। देखिए, एक बात तो कड़ियों को कड़ियों से कड़ियां मिलाएं, एब्सोल्यूट नॉट में अपना बेस देने के हवाले से अमेरिकन के आपने देख लिया, अखबारों में भी ये बात सामने आ गई। फिर इस गवर्नमेंट का टॉपल होना और अदम एतमाद के जरिए गिराना और उसकी कामयाबी, हमने वो सारा कुछ देख लिया। यानी कड़ियों से कड़ियां मिलाएं तो वो साजिश तो साबित हो गई है, मुदाखलत भी साथ हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि इन सारे मामलात को सामने रखते क्या पाकिस्तान या वाकई एक आजाद और खुद मुख्तार हैसियत अपनी बरकरार रख सकेगा, या हम मुलाजम ही हैं या गुलाम ही हैं इन लोगों के? कौन सी आजाद, कौन से आज की तारीख में कौन से खुद मुख्तार, कौन सा आजाद? आपकी आजादी को ठुड्डा मरवाया ये जो पार्टी पावर में आई है, और वो जो फजलू डीजल और उसके साथ ये जितने लोग मिले हुए हैं जिन्होंने अदम एतमाद, ये अदम एतमाद इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है। इस अदम एतमाद में पैसा चला है। बरतानिया में भी सवाल हो रहे हैं अभी, आप आहिस्ता आहिस्ता देखते जाइए। बरतानिया के अंदर असेंबली के अंदर सवाल हो रहे हैं कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो पे हुआ है उसका हिसाब दीजिए कहाँ गया वो। अमेरिका में भी सवाल उठेंगे। पैसा पे हुआ है, बोरियों में पैसा आया है, मैरियट होटल के अंदर पैसा पे किया गया है, पाकिस्तान के वकार को मजरू किया गया है, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई, पाकिस्तान के वकार की, मेरी और आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई हैं, हमें नंगा कर दिया गया दुनिया के सामने, हमें ठुड्डे मारे गए हैं, हमारे मुंह पे ठुड्डे मारे गए, पाकिस्तान की पब्लिक को जलील किया गया है। कौन सी नो कॉन्फिडेंस मोशन? किस तरह की नो कॉन्फिडेंस मोशन? नो कॉन्फिडेंस मोशन एक कानूनी हक है, बट इट शुड बी इंटरनली मोटिवेटेड। उसको इश्यूज पे रेस होना चाहिए। अब देखिए, आप जो बात हम कर रहे हैं इसको जरा सोचने की जरूरत है। साजिश, आपको पता है, आप एक वकील है, साजिश किसी जगह बैठ के बनाई जाती है, किसी लोगों को शामिल करके की जाती है। मैंने कहीं पे डाका डालना है, चोरी करनी है, मैं दो बंदों को और मिला लेता हूं, साजिश। लेकिन हालात ऐसे नहीं होते कि मैं वो जुर्म कर सकूं, तो साजिश कम कम लेवल का जुर्म है। मुदाखलत का तो मतलब यह है कि आप फिजिकली चले गए, आपने फिजिकली नकब लगा दी, आपने फिजिकली तबाह कर दिया, आपने एक्शन कर दिया। मुदाखलत मीन्स यू हैव अंडरटेकन एन एक्शन। मुदाखलत मीन्स फिजिकल इंटरफेरेंस। फिजिकल इंटरफेरेंस का मतलब है कि आपने जानबूझ के वो जो प्लान था उसको आपने इंप्लीमेंट किया। इट इज मोर सीरियस देन साजिश। इसका मतलब अमेरिकन ने भी मान लिया मुदाखलत हुई है, हमने भी कह दिया मुदाखलत हुई है, तो यहाँ तो फिर तरीके एतमाद की जो अखलाकी जवाज है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है ना। इसका मतलब मुदाखलत किस तरह की गई? मुदाखलत अमरीकी फौजी तो नहीं आए ना पाकिस्तान के अंदर, ब्लैक वाटर वाले भी नहीं आए, जो बाइडन खुद भी नहीं आया, उनकी वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं आई, सीआईए का डीजी भी नहीं आया, खुद तो नहीं आए ना। तो दे हैव यूज्ड सम टूल्स। वो कौन से टूल्स थे जिनके जरिए मुदाखलत की गई? वो कौन से लोग थे जिनके जरिए अपने प्लान, अपनी अपना मंसूबे को अमली जामा पहनाया गया? वो कौन लोग थे? वो वही थे जो सड़कों पर निकले हुए थे, वो वही थे जो खरीदो फरोख्त कर रहे थे, वो वही थे जिन्होंने सिंध हाउस में लोगों को कैद करके रखा हुआ था, वो वही थे जिन्होंने मैरियट होटल का किराया फ्लोर किराए पर लिया, वो वही लेते जानवरों और बकरियों की तरह वो नूर आलम जैसे और बाकी लोगों को हाँक रहे थे, और अब वो जाके बदमाशियां कर रहे हैं होटलों में, लोगों को मार। वही लोग थे जो जाके टेलीविजन चैनल में वो दाढ़ी वाले जो रफीक तार वो जो थे, जिनके बाप ने सबसे पहले जुजूर की खरीदारी शुरू की थी, वो धमकियां लगा रहे थे कि अब हम नहीं छोड़ेंगे। ये बदमाशी आज आपको अपना पंजाब असेंबली में, ये वो लोग थे। अब अगर वो लोग मौजूद थे और आप कहते हैं कि जी उसके ऊपर बेस बनाते हैं कि अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे थे और गलत, तो आप खुदा के वास्ते 6 जून 2021 का न्यूयॉर्क टाइम्स उठा के पढ़ लें। 6 जून 2021 के न्यूयॉर्क टाइम्स को 8 जून 2021 में डॉन ने रिपोर्ट किया है, और डॉन का जो खबर है उसकी हेडिंग, जो उसका पहला सेंटेंस है, वो मैं अपने आप के देखने वालों की कंजम्पशन के लिए पढ़ देता हूं ताकि उनको ये अंदाजा हो जाए कि अड्डे मांगे गए थे या नहीं मांगे गए थे। उसका पहला सेंटेंस कहता है, यूएस कंटिन्यूज टू फोकस ऑन पाकिस्तान फॉर अ मिलिट्री बेस इन द रीजन।
डॉन का पाकिस्तान के अंदर छपा है ना, उसकी पहली हेडिंग ये कहती है 8 जून 2021 की कि यूएस कंटिन्यूज टू फोकस ऑन पाकिस्तान फॉर मिलिट्री बेसिस इन द रीजन। ये 18 जून को डॉन रिपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे सीआईए का डीजी आया था, डायरेक्टर आया था, इमरान खान उससे नहीं मिले थे, उसका एक इंटरव्यू चले थे, बाहर कुछ इंटरव्यूज चले थे। एनडीटीवी ने एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कोट की थी, उन्हें कहा था कि देयर इज एम्पास है, कुछ इसके अंदर डिवीजन है कि जी अभी तक एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। 19 जून को इमरान खान इंटरव्यू देता है। अब यहाँ पे एक सेकंड के लिए रुक जाएं, हमारे सुनने वालों को इसमें फर्क समझना चाहिए। 19 जून को इमरान खान इंटरव्यू देता है और उससे इंटरव्यू लेने वाला सवाल करता है कि अगर आपसे बेसिस मांगे गए तो आपका क्या जवाब? अगर, इफ का मतलब है इफ। आप इफ का मतलब समझते हैं, आप वकील है, कि अगर आपसे बेसिस मांगे गए, इमरान खान कहता है एब्सोल्युटली नॉट। यही जवाब दिया था बिल्कुल, ये जवाब दे दिया था। इसका मतलब है अब DGISPR ने भी कहा कि जी पाकिस्तान से बेसिस नहीं मांगे गए थे, लेकिन अगर मांगे जाते तो हमारा जवाब भी एब्सोल्युटली नॉट होता। बिल्कुल सही। तो अब बात मेरी कहने की ये है कि यहाँ पे जो चीजें मुख्तलिफ चीजों से पोर्ट्रे हो रही हैं, यहाँ पे लोग ये क्लेम कर रहे हैं, एक साहब हैं, एक आपके बहुत बड़े साफी हैं, वो खड़े हो गए कि जी मुझे जो बाइडेन ने फोन किया था कि जी हम आपसे बेसिस मांगे। वो ये पोर्ट्रे करते हैं कि सबसे पहले उनको पता था या उनको बताया गया था अमेरिकन गवर्नमेंट ने कि हम बेसिस मांगे। तो आर यू पेड बाय द अमेरिकन गवर्नमेंट टू टेल दिस थिंग? इसका मतलब है कि आपका कोई कनेक्शन है ना, आप एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट के। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार फैला रहे हैं, ये सूडो इंटेलेक्चुअल टाइप साफी जो हैं, जो कहते हैं कि हमारे फॉलोअर इतने ज्यादा, झूठ बोल के, देखिए गजाफर साहब, करके, इस मुल्क के लोगों को डिच करके, ऊपर गलत बयानियां करके। तो बात यानी कि ये है कि ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, इससे तो अमेरिका भी कह चुका है कि मुदाखलत हुई है। अब आप कहां जाएंगे मुझे बताएं। और मुदाखलत का मतलब आप समझते हैं, बेसिस नहीं मांगे आपने, बेसिस आपने नहीं दिए, मांगे गए या ना मांगे गए, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन इमरान खान का जो जवाब था उसको मिस कोट ना करें। उसने कहा था इफ, उसने कहा नो एब्सोल्युटली नॉट। सो इट इज नॉट कि उन्होंने बेसिस मांगे थे, आपने नहीं इनकार किया था या किया था, कि क्या चीजें थी, तो वो वजह वो नहीं बनी। वजह उससे आगे पेट्रो डॉलर की वजह है। इमरान खान एक और काम कर रहा था जिसके ऊपर आने वाले दिनों में लोग लिखेंगे। वो आपको पता है कि वो जितनी तेल की पेमेंट होती है, दिस इज पेड इन डॉलर्स एंड दैट डॉलर गोज टू अमेरिका एंड देन उससे जो सऊदी अरब की जो करेंसी है, इट इज लिंक्ड विद डॉलर। उसको उन्होंने एक फिक्स रेट रखा हुआ है, चाहे इन्फ्लेशन हो या ना हो। तो इमरान खान की एक और कोशिश थी, वो पेट्रो डॉलर से निकल के पाकिस्तान रुपी को रूबल के साथ लेके आ रहा था, पाकिस्तान रुपी को चाइनीज युआन के साथ लेके आ रहा था, और ये अमेरिका को पसंद नहीं था। तो कहने का मतलब ये कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है, जिसकी वजह से ये चार चीजें आज जो पंजाब असेंबली में आपको होती नजर आई है, ये हुई, या आपने देखा जो कुछ पाकिस्तान की। मुझे एक मैं आपसे सवाल जरूर करना चाहूंगा, और वो आपके अपने व्यूअर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए जवाब दीजिए कि अगर प्रोसीडिंग्स नो कॉन्फिडेंस की शुरू हुई थी असेंबली में, तो क्या ये जरूरी था कि वो उस रात 12 बजे तक कंप्लीट होती? इसके ऊपर कोई कानूनी कदम है? यहाँ रुकना है। ये अब मैं 2 दिन सवाल अच्छा है, जरा आपने सवाल छेड़ दिया। देखिए पहली बात तो ना कि यहाँ सिर्फ पाकिस्तान के चैनल के मालकान, कई एंकर हजरात वो डेफिनेटली CIA या अमेरिकन से राब्ते में थे। हुसैन हक्कानी भी इसी कश्ती का सवार था। ये पहली फुर्सत में ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट वापस होनी चाहिए थी। जैसे भी है, सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले को आगे नहीं लेके जाना चाहिए था। जब असेंबलियां डिसॉल्व कर दी थी, खत्म कर देना चाहिए था इस मामले को, कि इनको हुकूमत में लाकर बिठाना जो है ना, वो एक तकलीफदेह बात है। दूसरी यहां तक बात है कि ये एक टेक्निकल सवाल है। आर्टिकल 95 के साथ 3 से 7 दिनों के अंदर नो कॉन्फिडेंस पे अपना काउंटिंग होनी है। तो वो अपना 3 तारीख वाले दिन वो 7वां दिन पूरा हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पे स्टे जारी नहीं किया, यानी वो लिमिटेशन रोकी नहीं, तो वो दिन तो गुजर गया। वो जो अब सुप्रीम कोर्ट अब आके अगले ऑर्डर में जो कह रही है, वो दिन तो गुजर गया और आप वापस जा नहीं सकते। 3 तारीख को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल स्पीकिंग ये अबेट हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट 7 तारीख को कहती है कि 3 तारीख पे वापस। अब सुप्रीम कोर्ट कौन होती है 3 तारीख पे वापस ले जाने वाली? आपने स्टे दिया होता तो फिर तो समझ में आती थी बात। स्टे तो आपने दिया नहीं, वो कहती है 3 पे वापस चले जाए। 3 पे वापस चल के और जाकर वो नो कॉन्फिडेंस का सारा मूव मुकम्मल करें।
और रात 12 बजे इसलिए था कि 12 बज जाते तो ये जो एक्सेप्शन ली जा रही थी ये भी खत्म हो जानी थी, इसीलिए वहां पर 12 बजे से पहले पहले ये सारा ऑपरेशन कराया गया, करवाया गया। यानी दूसरी बात देखिएगा ना, अभी तो तौहीन, आप भी समझते हैं, हम तौहीन अदालत तो भी हुई नहीं थी। तौहीन अदालत होती तो कोर्ट ने बैठना था, कोर्ट आके पहले ही बैठ गई, यानी क्या दबाव डालने के आके बैठी। इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालिफिकेशन का एक प्रोसेस है, महीने लग रहे हैं, वो भी आके वहां बैठ गया। फिर वहां इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी खुल गई, तो ये देखे ना, ये जो कोई भी था ये मामला खत्म है। इसका तो मतलब ये हुआ ना, अजहर सिद्दीक साहब के पीछे अमेरिकन के इशारों पे या किसी बॉस के किसी मतलब जिन्होंने पैसा लगाया था उनकी डायरेक्शंस पे ये सारे काम होते ही ऑटोमेटिकली नहीं हो रहे थे। इसका तो फिर ये मतलब अखज़ किया जाएगा ना, किया जा सकता है, सजेस्ट तो यही किया जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। यानी ऐसे क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात थे कि ये जो कुछ बैठ के, यानी अगर 12 बज जाते, अगर इतनी परेशानी किस बात की थी, यानी वो एक कंस्पिरेसी जो थी, मुदाखलत सबूत होनी थी, नो कॉन्फिडेंस कामयाब करवाई गई, जोर से करवाई गई, डंडे से करवाई गई, जो कोई भी लोग थे। मुझे कहने की जरूरत क्या है? दूसरी बात ये अजहर सिद्दीक साहब, मेरा ख्याल, मुझे ये लग रहा है, मेरा गट फीलिंग ये कह रही है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप पब्लिक को सही गाइड कर सकेंगे, कि देखिए शहबाज शरीफ के खिलाफ अपना 1600 अरब का केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, मकसूद चपड़ासी, और उसकी फर्द जुर्म लगनी थी। और उस फर्द जुर्म जो है असल में टेक्निकली वो फर्द जुर्म आज से 2 महीने पहले लग जानी चाहिए थी, क्योंकि केस कंप्लीट हो गया था, कम से कम 1 महीने पहले तो लगे, लेकिन उसको बेल दे के डिले किया जा रहा था। हर पेशी के ऊपर 10 दिन बाद की तारीख डाल दी जाती थी, हर पेशी के बाद 10 दिन की तारीख डाल दी जाती थी। अब जो पेशी होनी थी उससे पहले तक तहरीक एतमाद हो गई, अदरवाइज मंडे को जो है उसकी पेशी थी, और हो सकता है उसके ऊपर अव्वल तो उम्मीद नहीं थी। यानी इंटेंशनली हमजा के खिलाफ और शहबाज के खिलाफ इंटेंशनली बेल दे के चीज़ों को आगे किया था, फर्द जुर्म आयद नहीं की जाती। अभी उस दिन इमरान खान का पार्टी फंडिंग केस चल रहा है, और आपको पता है पार्टी फंडिंग केस के पाकिस्तान में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। वो एक शख्स है अकबर एस अहमद, क्या नाम है उसका, बैकग्राउंड कभी उठा के चेक करें, प्लांटेड आदमी प्लांटेड था, जब आदमी है, वो पैसे लिए हुए उसने, वो थर्ड क्लास शख्स है, ही डजंट हैव एनी मॉरल वैल्यूज, इंतहाई गया गुजरा वो इंसान है। वो किसी की डायरेक्शन पे उसने काम को लेके आगे चला हुआ है, इमरान खान से बुक्स के तौर पे कभी उसके नजदीक भी रहा है, उससे पैसा भी खाता रहा है। अब वो शख्स जो है इसको ले, तो वहां पे परसों मैं पढ़ रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया है कि जी इस केस की प्रोसीडिंग्स को जल्दी मुकम्मल करें। अब मुझे लगता है कि इमरान खान को ये इस पार्टी फंडिंग केस में ये फैसला हो गया है कि इमरान खान की सियासत को ख़त्म करें, पीटीआई को ब्लैकलिस्ट करें, सिर्फ पीटीआई को एज ए पार्टी ब्लैकलिस्ट करें, बल्कि इमरान खान को भी ब्लैकलिस्ट करें। अब ये जो ट्रेंड मुझे होता नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान की इंटरनल पोलाइटी के लिए बड़ा खतरनाक चीज़ है। अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं और आप मान लेते हैं कि जमहूरी तरीके से जो तहरीक एतमाद आई है, तो जमहूरियत के अंदर पहली तो जमहूरियत की नफी ये है कि पार्लियामेंट के अंदर एक 70 वोट वाली और 20 वोट वाली पार्टियां पावर में, 170 वोट वाली पार्टी बाहर है, तो जमहूरियत तो तबाह बर्बाद हो गई है। मैं आपके सामने एक बड़ी, क्योंकि आपने ये मामला छेड़ दिया है, तो नाजरीन फिर हमें सुनते हैं और फिर लाजमी वो इस पे इनपुट भी देते हैं। ये 91 आर्टिकल जो है, जो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से आना है, उसका सब आर्टिकल 7 पढ़ते हैं। अब जरा सुनिएगा। The Prime Minister shall hold office during the pleasure of the President, but the President shall not exercise his power under this unless he is satisfied. Unless he is satisfied that the Prime Minister does not command the confidence of the majority of the members of the National Assembly, in which case he shall summon the National Assembly and require the Prime Minister to obtain a vote of confidence from the Assembly. अगर यहाँ समझे कि बुनियादी तौर पर बात हो रही है उस पार्टी की जिसमें मेजॉरिटी है उसकी, और यहाँ दूसरा जहां तक जहां तक बात है पार्टी, इसका मतलब है कि इससे मतलब है यू आर, आपने जमहूरियत को उठा के गटर के अंदर फेंक दिया है ना, ये ऑटोक्रेटिक रूल है, इसको बगावत कहता है। बगावत के अलावा ये तो डिक्टेटोरियल रूल है, इट इज सिविलियन डिक्टेटरशिप। तो कौन सिविलियन डिक्टेटरशिप बर्दाश्त करता है? आप डिक्टेटर की वो क्या फजलू वो हर वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, तो उसे ये डिक्टेटरशिप नजर नहीं आती इन लोगों को। तो ये जमहूरियत के मुंह पे तमाचा नहीं है, ये जमहूरियत की नहीं है,
ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत। और अगर इस जमहूरियत को लेकर आपने चलना है और जमहूरियत का आप नाम लेते हैं, तो जिस दिन इमरान खान को फारिग किया गया उस दिन बगैर पावरलेस लीडरलेस लोग निकल के आए हैं सड़कों पे, और इस्लामाबाद जैम हो गया, लाहौर जैम हो गया, बाकी जगह जैम हो गई। आपने देखा कि पेशावर में क्या हुआ, और अभी ये कराची में जलसा नहीं शुरू हुआ था, एक दिन पहले से आके लोग आके बैठ के जलसा यही में। ऐड तो कर ये अगर लीजिए, इस वक्त कोई भी सोच रहा है, यही तो सवाल ऐड कर। सदीक साहब अब ये क्वेश्चन करें लोगों के लोग हैं, अगर कोई ये सोच रहा है कि आप एक बड़ी पार्टी के आउट करके पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर आप तहफ्फुज़ लेके आ सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर आप पोलाइटी लेके आ सकते हैं, पाकिस्तान में आप सिस्टम को चला सकते हैं, अगर कुछ लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं, जो प्लानिंग हो रही है, हमें आंखें नहीं बंद करनी चाहिए, आंखें खोल के चीजों को देखना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम है, हम इसमें टैक्स देते हैं, ये हमारी मिट्टी है, ये हमारी माँ की तरह है, इस माँ की इज्जत से खेलने की लोगों ने कोशिश की है, इस माँ के तौकीर को मजरू किया गया है, इस माँ की इज्जत को मजरू किया गया है, इस इम्पोर्टेड किस्म की जो है वो तहरीक आदम इत्तेमाद ला के इसके अंदर पैसा चला है। मेरे लिए शर्म का बाइस है। और अगर अब कोई कहीं पे ये प्लानिंग हो रही है कि आप इन पार्टियों को लेकर जमहूरियत को आगे चले और एक बड़ी पार्टी को आउट करें, खुदा के लिए ऐसा ना करें। आज पंजाब असेंबली में आपने एक रिफ्लेक्शन देख ली है, यहाँ पे लोग लोगों का गला पकड़ेंगे और फिर जानने जो जो ये फैसले करेंगे उनके लिए भागने की कोई कहीं गुंजाइश नहीं नजर आ जाएगी, यहाँ पे एक नया टर्मोइल शुरू हो जाएगा। तो खुदा के वास्ते अब मैं अपील करता हूँ, आप भी अपील कीजिएगा मुक़्तदरा शख्सियतों से कि इस मुल्क के अंदर सिस्टम को चलने दें, अपनी जाती अना को जो है। अच्छा, मैं यहाँ कल मौलाना तारिक जमील साहब का जी कल बिल्कुल, मौलाना तारिक जमील साहब की बात सुन रहा था और मौलाना तारिक जमील साहब ने एक बात कही है जो सोचने के काबिल है। उन्होंने कहा, मैंने मुझसे एक चैनल के मालिक ने पूछा कि आप हमें बताएं हम सही काम किस तरह करें, तो मैंने कहा कि चैनल पे झूठ बोलना बंद कर दे। उन्होंने कहा कि तो चैनल बंद हो जाएगा। तो वो कहने लगे कि हमारे यहाँ झूठ बोला जा रहा है, हमारे यहाँ धोखाधड़ी हो रही है, सही। हमारे अवाम हमारे जो लीडर हैं वो करप्ट हैं, हमारे ऊपर करप्ट लीडर इम्पोज कर दिए गए हैं। तो वो रो रहे थे और मैं ये यकीन करता हूँ कि मौलाना तारिक, तो अगर वो ये कह रहे हैं तो इस चीज से सबक सीखने की जरूरत है। यहाँ पे अभी एक वीडियो चल रही है कि बैठ के अपनी तारीफ में जो है वो तराने सुने जा रहे हैं। ये लेवल है आपका इंटेलेक्चुअल लेवल लीडरशिप का। समझिए इस चीज को, जो इंटेलेक्चुअली करप्ट लीडरशिप होती है ना, जो इंटेलेक्चुअली करप्ट लीडरशिप होती है, फिजिकली करप्शन कंट्रोल हो जाती है, लेकिन अगर आप इंटेलेक्चुअली करप्ट हैं तो आप कौम के लिए तबाही का बाइस बनते हैं, आप शोबाज हो जाते हैं, आप शोधे हो जाते हैं, आप चीप पॉपुलैरिटी की तरफ जाते हैं, आपके बेसिस जो चीजें जो होती है वो सॉलिड नहीं होती है, आप बाजारी किस्म के काम करने पे मजबूर होते हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर अगर हुआ तो पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत क्राइसिस में है। तो खुदा के वास्ते इसको संभालिएगा। आप भी लोगों से बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे बैठते हैं, वहां से इस चीज की अपील कीजिएगा कि इस मुल्क के ऊपर कोई रहम करे। अच्छा, मैं आपने जो कि बात, प्रोग्राम हमारा जरा लंबा हो गया, लेकिन यहाँ जरूरी है कि आपने आपने फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो बात की है, ये पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट 189 है, जो जिसमें जस्टिस साकिब निसार साहब, जस्टिस उमर ताबंदी और फैसला हेड कर रहे थे, हनीफ अब्बासी ने ये केस किया था। तो उसके अंदर पैरा नंबर 114 के अंदर अब ये बात आई थी कि जहां ये यहाँ उन्होंने कहा कि आर्टिकल 15 का ये केस नहीं, कह रहे हैं ना कि पार्टी को बैन कर दें। उन्होंने कहा कि नहीं, ये आर्टिकल 6(3) का केस है, प्रोहिबिटेड फंडिंग की बात है, इलेक्शन कमीशन करे प्रोहिबिटेड की फंडिंग, और ये कंफ्यूजन जान के क्रिएट की जा रही है। मैं बैकग्राउंड पे वो फैसला भी चला रहा हूँ और वो रेलेवेंट पैरा भी चला रहा हूँ। यानी ये क्या है, ये सब पैसे जब्त होंगे, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन ये आम लोगों को बताना बड़ा जरूरी लेकिन है। कुछ भी अगर सदीक साहब कुछ भी हो सकता है, ये बात आपकी ठीक है, वजह फरमा रहे, ये वजह आप फरमा। रूल कोट कर रहे हैं। अभी तक जो कुछ हुआ है उसने भी आप कोट किए, बट एक्यूरेट रूल, लेकिन उसके बावजूद फैसला क्या आया है, चलेगा। उसके बावजूद फैसला क्या है आपके सामने है। आप खुद कह रहे हैं कि फैसला रूल के मुताबिक नहीं है, स्टे नहीं दिया गया, लेकिन फैसला आ गया और वो इम्प्लीमेंट हो गया। आज पंजाब असेंबली में पुलिस पहुंच गई, कोई दुनिया की शख्सियत नहीं देख रही कि पुलिस असेंबली के अंदर क्यों दाखिल हुई है।
क्या आपने असम्बली का इक़्तिदार जो है वो असम्बली का जो तौक़ीर है उसको तबाह बर्बाद कर दिया, जिसको कहते हैं कि हमारी माँ बाप है? तो शर्म आनी चाहिए आपको। अगर बेशर्मों को शर्म तो नहीं आएगी तो इस नहीं, मुल्क में कुछ भी हो सकता है। इसके लिए चले मूवमेंट चलेगी फिर उसके बाद। तो चले इसलिए चले कॉशन करने की जरूरत है अरबाब इक़्तिदार को कि ना खेलें इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ। चले बहुत शुक्रिया जफर साहब। बहुत बड़े यानी हमने कोशिश की है सारी चीजों को अपना मुहित करने की, हर इशू को लेकर उसके मंतकी अंजाम तक। सिर्फ बातें नहीं है, रियल इश्यूज भी पॉइंट आउट कर दिए और इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ खेला जा रहा है उसकी बातें भी कर दी हैं। दोबारा फिर आपको तकलीफ देंगे, इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।